बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में निहायत ही अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। गो कि आज मेरा अपना जाती प्रोग्राम था कि मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो होने वाला मैच है उस हवाले से जरूर डिस्कस करूं, लेकिन आज के दिन की खासी अहमियत इस वजह से भी थी क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक निहायत ही अहम फैसला आना था जिसके सब ही मुंतजिर थे। और हुआ कुछ यूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया जो कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब उनकी सजा के हवाले से जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। और मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब अब रिहा हो चुके हैं। अलबत्ता दो मजीद रेफरेंसेस हैं और कहा यह जा रहा है कि अब आइंदा आने वाले वक्त में क्या कुछ इसके सियासी असरात भी पड़ सकते हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ कयास राइयां जा रही है। इस पर दो टोक आज से बात करेंगे और साथ साथ पाक भारत टाकरे के हवाले से भी अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर सिचुएशन देखी जाए पाक भारत मैच की तो यकीनी तौर पर बीइंग पाकिस्तानी किसी को भी ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर आज ढेर होती हुई दिखाई दी। ओपनर्स मुकम्मल फेल हुए और साथ साथ एक के बाद एक बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान के आउट होते चले गए। और इस वक्त इंडियन बैटिंग जो है वो हमें निहायत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है और पाकिस्तानी बॉलर्स इंडियन बैट्समैन के सामने निहायत ही बेबस दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी प्रोग्राम के आखिरी में बात करेंगे, लेकिन जो ये आज निहायत ही इंपॉर्टेंट दिन रहा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, इस पर जरा दो टोक बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो के इस तरह के मौजूआत पर आप बड़ी बारीक बीनी के साथ मामलात को परखने के बाद उस पर अपना एनालिसिस भी देते हैं। सबसे पहले मैं जरा लोगों के लिए जानना चाहूंगा कि आज भरपूर तरीके से हमने देखा कि एक बार फिर लीगी कारकुनान जो है वो निकल आए, मिठाइयां खिला रहे थे। मुझे आपकी वो जीआईटी जब फॉर्मुलेट हुई थी उस वक्त की भी आपकी बात है कि भाई समझ के मिठाइयां खिलाएं और ये करें। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जी मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, पत्तियां फेंकी जा रही हैं, साथ काफिला बन के चल रहा था। तो डू यू थिंक कि ये जो रिलीफ फिलहाल दिखाई दे रहा है मियां साहब के ऊपर, ये एक देरपा रिलीफ साबित होगा मियां साहब के लिए? सर नहीं, देखिए, इस रिलीफ का नाम ही है इंटरम रिलीफ। और बहरहाल वो जो खुशियां मना रहे हैं उस वक्त जेआईटी पे तो खैर बेवकूफ़ी कर रहे थे, लेकिन इस पे जो मना रहे हैं तो वो तो इसलिए है कि एक आदमी जेल से जब रिहा होके घर आया है तो आज की रात वो राय विंड पे अपने पलंग पे सोएंगे। अच्छा। और अपने वॉशरूम को यूज करेंगे, तो उसका मजा ही अलग है। ठीक। तो जेल में रहने का और घर में रहने का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए खुशी आज वाली तो जायज लग रही है कि चाहे इंटरम रिलीफ है, जितने दिन भी है एटलीस्ट उसको मना सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता प्रोसीजर है कि जब अपील दाखिल की जाती है कन्विक्शन के बाद विद द स्टिपुलेटेड पीरियड, किसी में 7 दिन होता है, किसी में 10 दिन होता है, किसी में 30 डेज होता है, तो अपील के साथ ही एक एप्लीकेशन लगाई जाती है 426 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और उसमें यह कहा जाता है कि भाई हमारा जो केस है वो मेरिट्स के ऊपर बहुत अच्छा है और मातहत अदालत का जो फैसला है वो सस्टेनेबल नहीं है और वो सेट असाइड हो जाएगा और हमें कभी उम्मीद है और इस बात का इम्कान है कि हमारी अपील अलाउ हो जाएगी, लिहाजा उसमें ग्राउंड्स दी जाती हैं और कहा जाता है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर इस सजा को जब तक कि आप अपील की समाअत कर रहे हैं सस्पेंड कर दें, मुअत्तल कर दें। ठीक है, मुअत्तल कर दें। ठीक है। तो वो मुअत्तली का फैसला कुछ फार्मूले बने हुए हैं। मसलन अगर 1 साल सजा है तो जो अदालत खुद देती है ना, ठीक है, सजा, तो वो अदालत खुद भी अंडर सेक्शन 382 उसको सस्पेंड कर सकती है और उसे कहते हैं कि 7 दिन के अंदर जाके अपील दाखिल करके अपनी इस बेल को अपेलेट कोर्ट से कंफर्म करवा लो, वरना सरेंडर कर दो। अच्छा, 3 साल तक की जैसे सजा होती है तो अपेलेट कोर्ट मतलब बाज़ औक़ात बगैर नोटिस के भी टू द प्रोसिक्यूशन उसको जैसे ही आप अपील एडमिट करते हैं तो वो उसको सस्पेंड कर देते हैं। ओके। अच्छा, 5 साल की जो सजा है उसमें नोटिस देते हैं अदर साइड को, आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, थोड़ा सा केस को देखते हैं, उसकी सीरियसनेस देखते हैं और 5 साल के केसेस की भी तकरीबन 60 to 70% जो है वो कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड हो जाती है। यानी लोअर कोर्ट की जो सेंटेंस है उसकी वजह यह है कि अदालतों में रश ऑफ वर्क है,
पेपर बुक बनने में, केस का हेयरिंग में आने में, उसमें 1.5-2 साल का अरसा दरकार होता है। ठीक। तो अगर उस बंदे ने 2 साल कैद काट ही ली तो फिर बाद मतलब उसकी तो अपील ही डिफ्रेक्शस हो जाएगी कि बाद औकात 5 साल सजा जो है, वो जो आपका जेल का साल होता है वो रेमिशंस और माफिया वगैरह लग के साल 9 महीने का रह जाता है। ठीक। तो जिसकी 5 साल मतलब सजा है, तो 9 महीने का मतलब उसने 45 महीने गुजारने हैं। ठीक है। और फिर अगर उसमें कोई ज्यादा अमीर आदमी है या यूनुस हबीब की तरह है कि वो हर महीने खून भी दे रहा है, फिर अंदर सांप मारने की भी सजा है, फिर उसने वर्नैकुलर फाइनल का इम्तिहान भी पास कर लिया है, और फिर वो अदब को सीख लिया है। जी ठीक है। वो बहुत सारे अंदर इम्तिहान होते हैं। अच्छा, कुरान शरीफ खत्म कर लिया है, तो उन सब की भी 10 दिन 15 दिन 1 महीना जेल मैनुअल में माफिया हैं। तो वो पैसे वाले लोग वो सारी माफिया अवेल करते हैं। एक हमारा क्लाइंट था, वो पीएचडी था, लेकिन उसने अंदर वर्नैकुलर फाइनल पास किया कि उसकी 6 महीने की कितनी माफी थी। ठीक ठीक ठीक। तो सारे काम करते हैं। तो वो इस वजह से अपील 5 साल वाली सजा भी सस्पेंड हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जहां तक 10 साल की सजा है या उम्र कैद है, उसमें भी सस्पेंड करने पे कोई पाबंदी नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक आउट द केस, और उसमें पूरा ऑलमोस्ट एविडेंस पढ़कर सुनाना पड़ता है, या कोर्ट टेंटेटिवली उस एविडेंस का जायजा लेता है कि आया कन्विक्शन सही है, या कोई ऐसा लीगल पॉइंट जिसमें नीचे वाले कोर्ट ने कोई ऐसी ग्रॉस इलीगैलिटी की है कि अपेलेट कोर्ट समझता है कि मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये अपील फौरन अलाउ हो जाएगी। ठीक। तो इस तरह की बात जहन में रख के आपको फौरी तौर पे रिलीफ दे दी जाती है, ठीक है। और सजा को मुअत्तल कर दिया जाता है। और बाद औकात तो ये है कि वो बात जजेस कहते हैं कि भाई अगर हमने पूरी एविडेंस ही पढ़नी है तो हम मुअत्तली की दरखास्त की बजाय पूरा केस, पूरी अपील ही सुन लेते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो रहमत जाफरी साहब ने वो स्टील मिल का जो था चेयरमैन, उसके कत्ल में खान मोहम्मद की अपील थी। बिल्कुल ठीक। तो वो जब एडमिशन के लिए लगी, तो वो जजमेंट में वो जो लेडी जज थी, उसने पुलिस के आगे जो मुल्जम का बयान था, उस बयान को कंसिडर करके और सजाए मौत दे दी थी। तो जज साहब ने जब वो पढ़ा, तो ना सिर्फ ये कि अपील को, वो सजा को, अपील को अलाउ कर दिया, बल्कि वो लेडी जज के लिए भी 1.5-2 सफ़े लिखे। वो एडिशनल सेशन जज थी कि इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको तालीम देनी चाहिए, इनको सारा करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ अंधेर नगरी ये है कि वो एडीजे से डीजे बन गई, और डीजे बन के अभी भी कुछ बन गई। तो रहमत हुसैन जाफरी साहब का वो जजमेंट खान मोहम्मद के केस में, यानी उन्होंने उसमें डेथ सेंटेंस सेंटेंस ही को कच्चा पेशी में सेट असाइड कर दिया। शाबाश। अच्छा, मैं जरा आपसे 2-3 अहम बातें करना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी तरीके से कानूनी पहलू इसका समझा दिया। मुझे अब सिर्फ ये बताइएगा, मैंने ये डेथ सेंटेंस वाला इसलिए बताया कि एक तो ये केस भी मेरा था, दूसरा ये है कि मतलब डेथ सेंटेंस भी खत्म करने पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। अब मुझे जरा ये समझा देगा मेरे नाजरीन के लिए, अब जो ये सिचुएशन इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है, आपने बताया ना कि उस जजमेंट के अंदर उन मुतल्लिका जो सेशन जज थी, उनके वाले से भी कुछ सेंटेंसेस लिखे गए, और जो बहुत ज्यादा लिखे गए ना। रहमत जाफरी साहब की डीबी थी, वो हेड थे, उनके साथ एक जज और भी था, उनकी जो वीकनेसेस थी उनको भी हाईलाइट किया गया। जी हाँ। तो अब जब हमने देखा इन अपीलों के ऊपर मामला चल रहे थे, तो नैब से मुस्तकिल जजेस जो है वो ये इस्तफसार करते रहे कि जी मामलात हैं क्या, जो एविडेंसेस हैं या एविडेंसेस हैं भी या नहीं, या सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पर तमाम तरह मामलात हुए। तो क्या इस केस में भी कुछ रेफरेंस हम मिला सकते हैं, उस तरह का कोई मामला हुआ होगा, या तो वाकई में नैब की इतनी स्ट्रांग जो है नहीं, वो वर्किंग नहीं थी इस केस के हवाले से? अभी तो चूंकि जजेस ने अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, डिटेल्स अभी आना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर ऑन ना, बिल्कुल ऐसे। तो वो आएगा जो ऑर्डर, वो 15-20 सफ़े का होगा, या ज्यादा 15 सफ़े का होना चाहिए। ठीक है ना। उसमें ऊपर फैक्ट्स होंगे, फिर इनके आर्गुमेंट्स होंगे, फिर नैब के आर्गुमेंट्स होंगे, आखिर में 1.5-2 पेज में जजेस का अपना कंक्लूजन होगा। लेकिन चूंकि ये कंक्लूजन टेंटेटिव नेचर का है, और मतलब ये सिर्फ रिलीफ इसमें दी है इंटरम, तो इसमें जरूरी नहीं है कि जजेस जो है वो पूरा केस का आपको पोस्टमार्टम करके दिखाएं, क्योंकि अगर फिर सारा अभी लिख देंगे तो फिर केस क्या रह जाएगा, केस तो भी सुनना है ना। ठीक है। तो लेकिन अभी टेंटेटिवली बताएंगे, जिसको प्राइमा फेसाई कहते हैं, एट द फेस ऑफ इट, जो भी उसकी अपील में मुस्बत पहलू मियां नवाज शरीफ के फेवर में थे वो लिखे जाएंगे,
जो शॉर्ट कमिंग्स नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से थी वो लिखी जाएंगी। ठीक। और उसके बाद वो जो लिखा जाता है कि भाई ये चीजें कंसीडर की जाएंगी अपील में, टिल दैट टाइम इंटरम रिलीफ इज ग्रांटेड। अच्छा। ये रिलीफ मैं बार बार बता रहा हूं कि ये इंटरम रिलीफ है। मैं बार बार इसको अबूरी अगर कर दें, अबूरी और जमानत, चलिए कर दें, अबूरी जमानत है और वक्ती तौर पर एक रिलीफ है। वक्ती तौर पे कि मतलब बजाय जेल की कस्टडी से निकाल के आपको आपके जमानती की कस्टडी में दे दिया गया है। ठीक है कि भाई जब तक हम केस का फैसला करते हैं तो बजाय इसको जेल सुपरिटेंडेंट के हवाले रखा जाए, इसको जमानती के हवाले कर दिया है। तो जमानती उनको रायवेंट में रखेगा और जब जरूरत पड़ेगी पेश कर देगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा, मैं बार बार अपने समझने के लिए जरूर जानना चाह रहा हूँ कि देखिए ये तमाम तर चीजें बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत में डिस्कस हो चुकी हैं, इन्हीं हवाले से एविडेंसेस के हवाले से बातें की जाती रही हैं। आज हमने देखा, और इससे काबिल जब जब इस पर अपील के ऊपर मामला थे तो हम ये देखते थे कि ये तमाम वो बातें थी जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पूछती थी। यही तमाम क्वेश्चंस जो है एहतसाब अदालत में ख्वाजा हारिस साहब उठाया करते थे, आपको अगर याद हो सेम। तो डू यू थिंक कि एहतसाब अदालत ने जो जो मामलात या जो जो चीजें रद्द की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तस्लीम कर लिया और फिर ये मामला दूसरी तरफ चलेगा? नहीं, ऐसा अभी हो सकता अभी है? अभी या ये फिर बोलेंगे कि आप जो है अभी तस्लीम नहीं किया। ओके, अभी जो भी वर्डिक्ट आएगा उसमें ये लिखा जाएगा कि ख्वाजा हारिस ने अपने क्लाइंट के फेवर में इस एविडेंस के ऊपर ये एतराजात किए हैं, ठीक, या ये पॉजिटिव पॉइंट कहे हैं अपने हक में। ठीक है, फिर उसमें आएगा कि जो नैब का वकील है उसने इन सब का रिबटल दिया है। फिर एक टेंटेटिव असेसमेंट आएगी, ठीक है, कि ख्वाजा हारिस के रेस किए हुए पॉइंट्स के अंदर जान है, दम है, लिहाजा ये कंसिडरेशन चाहिए और इसको हम डिटेल से सुनना चाहेंगे और फिर इस पे अपना फैसला देंगे। टिल दैट टाइम इंटरम रिलीफ इज ग्रांटेड। मतलब ये तरीका होता है। ओके, वो क्या लिखेंगे? तो अभी क्या ये कहना कबल इस वक्त होगा कि नैब जो है वो एहतसाब अदालत के फैसले का मौसर दिफा नहीं कर पाया, ये हम कह सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज आपको होता है ना टोटल हवा यही चलाई जा रही है कि जी नैब जो है वो सिर्फ इल्जामात लगाता रहा, नैब मौसर दिफा नहीं कर पाया। आप देखें अकरम कुरैशी साहब जो अपीयर हुए हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ कई केसों में अभी भी अपीयर हो रहे हैं, बल्कि हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी मिलकर एक केस जीत कर आए। तो बात यह कि वो वहाँ पंजाब हाई कोर्ट के कंफर्म जज रह चुके हैं और फिर वो पीसीओ में जैसे 106 जज हुए थे तो उसमें थे। तो जिस जमाने में मैं हाई कोर्ट का जज था यहाँ सिंध में, ये पंजाब हाई कोर्ट के जज थे। ठीक। और वहाँ पे क्रिमिनल लॉ में इनका भी उतना ही नाम है जितना मेरा यहाँ सिंध में या पाकिस्तान में है। बिल्कुल। तो अपने वक्त के मतलब अपने शहर के वो बहुत बड़े वकील हैं, बल्कि इस मुल्क के वकील हैं, और ये वो केस भी चला रहे हैं। इंडिया का जो बम्बे वाला केस नहीं है, बम्बे अटैक में इस गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर जी जी जी, बड़े अच्छे वकील है, ऐसी बात नहीं है कि उनकी तरफ नहीं। तो आप इन तमाम तर बातों को रद्द कर सकते हैं कि आज के सिर्फ इस इंटरम बेल के बात यह है कि अब अकरम कुरैशी ने उनके ऊपर नहीं सवाल। अकरम कुरैशी ने अपने पास से तो कोई बात नहीं बतानी ना। बिल्कुल ऐसा, जो फैसले के अंदर चीजें लिखी हैं तो कुरैशी साहब ने उन चीजों को डिफेंड करना है। नहीं, तो लेकिन अदालत ने उन्होंने तो उन एविडेंसेस के ऊपर भी बात करनी है ना, जो कि नैब क्लेम करता रहा कि ये फला एविडेंसेस हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर जो है वो एहतसाब अदालत ने अपना फैसला दिया था। सर अच्छा, अब मैं आपको यहां बात बताता हूं होता क्या है। देयर आर सर्टेन पीसेस ऑफ एविडेंस, अच्छा, जो एडमिसिबल होते हैं, सर्टेन पीसेस ऑफ एविडेंस जो इनएडमिसिबल होते हैं। ठीक है। अब ट्रायल कोर्ट का क्या होता है कि एक बंदा खड़े होकर ट्रायल कोर्ट के सामने बयान देता है। ठीक। अब वो चूंकि सारा बयान जज खुद सुनता है और फिर डाइजेस्ट करता है और वो पूरा माहौल होता है, तो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट स्टेटमेंट। तो जब वो लिख रहे होते हैं तो उनके बैक ऑफ द माइंड मतलब वो वाकया सारा होता है। बिल्कुल होता है। ठीक। अब उस टाइम पे कभी कभी दे आर कैरिड अवे, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये पोर्शन जिस पे मैं रिलाई कर रहा हूं ये लीगली एडमिसिबल भी है एविडेंस में या नहीं। ठीक है। तो इस तरह की कभी कभी लैकोनास, जैसे ये लेडी जज का था, तो उसने पुलिस के आगे जो मुलजम ने स्टेटमेंट दिया
आईओ आया, उसने कहा जी मैंने इसको इंटेरोगेट किया तो इसने कहा ये कत्ल मैंने किया है, ये वेपन मैंने पूरा दिया वो है। जो अब सिनेरियो वो है लेडी के क्रिएट कर दिमाग में था, उसने जब जजमेंट लिखी तो सारा वो बयान आईओ का लिख दिया। ठीक है। अब शी नेवर रियलाइज्ड कि आईओ के आगे मुल्जिम का कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। बिल्कुल ऐसा। उसने सारी सजाई इन एडमिसिबल एविडेंस के ऊपर दे दी। बिल्कुल ठीक। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने, माय लॉर्ड ने उठा के उसको फिनिश कर दिया कच्चा पेशी में। ठीक है। तो बात यह है कि अब इसमें भी अब मुझे नहीं पता, ना मेरे पास एविडेंस है ना मैंने वो जजमेंट पढ़ी है, लेकिन लाजमी तौर पे जो आप बता रहे हैं कि हमारे अकरम कुरैशी साहब कई सवालों का जवाब नहीं दे सके। जी जी बिल्कुल। और आप वो इसलिए नहीं दे सके होंगे कि जाहिर है वो कानूनी आदमी है, और जो ट्रायल कोर्ट का जज होगा उसने एट द फेस ऑफ इट गलतियां की होंगी, तो फिर अच्छा वकील जो होता है वो तो समझता है ना, वो फिर गलती के ऊपर अटकता नहीं है। अच्छा। वो जज से एग्री कर जाता है कि हाँ सर ये गलती है। नहीं देखे ना, जो आप अंपायर देखे कि हाई कोर्ट को नैब की तरफ से मुतमईन नहीं किया जा सका, ये जुमला ठीक है या ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, मुतमईन नहीं किया जा सका नहीं, बल्कि हाई कोर्ट को बताया गया कि हाँ सर ये वाकई कमजोरी है, इस तरह का होगा। हाँ मतलब ये देखे ना, हाई कोर्ट के जज, दो जजों ने, एक नहीं होता दो जज जी हैं। बिल्कुल ऐसा। अब दो आदमियों ने मिलकर प्रोसिक्यूटर से सवाल पूछा बिल्कुल कि भाई आप ये बताओ कि ये आपके जज ने इसको कैसे रिलाय किया। बिल्कुल ठीक। तो अब अगर गलत रिलाय किया है तो अब जो जवाब देने वाला है वो खुद भी साबिक जज है, तो बिल्कुल ऐसा है। तो वो झूठ तो नहीं बोलेगा, वो कहेगा ठीक है सर ये तो जो है मैं अब इसमें क्या करूं। अच्छा, नैब ने जो है वो अब इस मामले के ऊपर, इस फैसले के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला किया है। अब आपको क्या लगता है, या इस तरह से माजी में क्या एग्जांपल्स मिलती हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की कंसिडरेशन ये किस हद तक इंपॉर्टेंट होती है? इंटरम, देखें अगर मामले के रेफरेंस से कुछ बताइए। अगर ये इंटरम रिलीफ के अगेंस्ट अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगे नैब वाले, तो आई थिंक आई डोंट रिकमेंड इट। और नहीं, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड इट। क्या कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फैसले जाएंगे। यस, आपको अगर याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया था नैब के ऊपर। तो अभी आज इस फैसले को मैं तो को रोकने के लिए भी उन्होंने अपील लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर बकायदा ये हुआ कि हम इसको नहीं सुन सकते, और 20,000 रुपए जुर्माना भी लग गया था। वो सही लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो कोई स्टेज ही नहीं थी। इस तरह से हर आदमी रोज चला जाए कि जी आप मेरे खिलाफ फैसला होने वाला है, जल्दी से रुकवा दे, तो ये ऐसे थोड़ी है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका इस मतलब फैसले है को किस तरह देखते हैं कि जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इसका मतलब है कि हम नीचे की अदालतें बंद कर दें। भाई उनको रखा हुआ है, उनकी जो मर्जी अपनी बसीरत के मुताबिक उसके बाद चाहे फैसला दें, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको खुद चेक करेगी। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जा रहे हैं? जी 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 अरे अच्छा, अनाउंस कर दिया है। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वो वैसे जा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, बहरहाल वो आगे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का मालिक है। आई डोंट थिंक दे कैन गेट एनी रिलीफ, और मुझे तो लगता है कि ज्यादा जुर्माना करवा के ना आ जाए। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद कुछ जो इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट्स रहे, खास तौर पर अगर मैं 6 जुलाई वाले फैसले की बात करूं, जिसके बाद आज उस फैसले पर जो है उस फैसले को मुअत्तल किया गया, सजा के फैसले को मुअत्तल किया गया, इसके जो पॉलिटिकल इंपैक्ट्स पड़े हैं खासतौर पर नून लीग के ऊपर, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद अच्छा, मैं खाजी साहब आपसे दो अहम चीजें जानना चाहूंगा। आज इस तरह से ये भी बातें ज़ेरे गर्दिश करती रही कि आज की इस वक्ती फायदे का, जहां मियां साहब को इतना ज्यादा एडवांटेज होगा नहीं, इसके ऊपर कई सवालात हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के लिए ये एक देरपा रिलीफ साबित हो सकता है, क्योंकि बाकी दो रेफरेंसेस के अंदर मरियम साहिबा जो है वो बाकायदा तौर पर मुजरिम के तौर पर सामने नहीं है। तो डू यू थिंक कि ये इस बात में कुछ वजन दिखाई देता है, या तो ये भी कबल इस वक्त कहना, क्योंकि आप इसमें भी कहेंगे कि आप तफसीली मतलब फैसले ये का है जो है वेट करें। कि हाँ, मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे ये केस नैब की तरफ से वीक चला है, या इनएडमिसिबल एविडेंस है, या वो एविडेंस है जिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकती थी, तो ये फैसला सेट असाइड हो सकता है। तो ये तो तीनों के खिलाफ सेट असाइड हो जाएगा, ठीक है, मियां साहब, मरियम और उसका सफदर। तो ये तो फिर इससे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मियां साहब के ऊपर एक तलवार और लटकी हुई है मजीद 2 केसों की, बिल्कुल ऐसे कि वो कहेंगे कि अच्छा भाई इसमें छूट गए, अब इसमें छूट के दिखाओ। ठीक है, आप समझे ना? तो मियां साहब के ऊपर तो तलवार है, लेकिन उसके ऊपर अभी 2 केस नहीं है वो वाले, तो वो इस लिहाज से क्लियर हो जाएगी। लेकिन सर इस मुल्क में कोई पता नहीं होता कि उसके ऊपर 3 और बना दें।
ठीक, तो आप तो जमहूरी मुल्क है ना सर। अच्छा, तो जमहूरियत में सब तो चलता है। आजाद मतलब केस बनाने की भी आजादी है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं सब हो सकता है, कुछ भी कहना कबल अस वक्त हाँ, होगा। मतलब अगर वो नहीं चाहते कि भाई वो फील्ड में इजी आ जाए तो उसको 3 और डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मियां साहब के ये साथ हमारे मुल्क में पता है वो एक बड़ा मजेदार था ना, है, किसी ने पूरी फिल्म बनाई है, तो बना के जब देखी तो वो 2.5 घंटे की बनी, तो फिल्म थी 3 घंटे की। है। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, ये तो पूरी फिल्म बन गई है। उन्होंने कहा यार कोई मसला है। एंड पे जिस वक्त वो शादी हो रही होती है तो उन्होंने कहा दुल्हन अगवा करा दो। दुल्हन अगवा होती है, फिर वो आधे घंटे की घोड़ों की रेस और लड़ाई डाल देते हैं। आखिर में दुल्हन की रुखसती हो जाती है। 3 घंटे तो आप ये बोल रहे हैं कि कुछ भी एंड टाइम पे किया जा सकता है, घोड़ों की और ये रेस, जमहूरियत में कोई सब चलता लड़ाई, है। कोई पेट्रोल पंप पे आग, कोई चीज भी डल सकती है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे फिल्म बताएं, पूरी करनी है ना 3 घंटे, तो बस वो आधे घंटे के लिए कुछ भी आधे डाल दिया घंटे के जाएगा, लिए कोई घोड़ों की मसला रेस डाल दो, दुल्हन सर, अगवा आपकी हो गई। बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बड़ी समझने वालों के लिए समझने वाली बातें भी होती हैं। मुझे बता दीजिएगा कि जिस तरीके से ये आपने समझा दिया इस वाले पर्सपेक्टिव से, मियां साहब के लिए किस हद तक एक साय ऑफ रिलीफ है आज का ये इंटरिम फैसला, ही सही, लेकिन किस हद तक उनको तकवीत मिलेगी और उनके मौक़िफ़ को तकवीत मिलेगी कि जी हमने कुछ नहीं किया, हमें जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। सर देखिए, दुनिया में 2 आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ना मियां साहब को। मियां साहब हो आप खुद जो है वो उनके साथ 2 साल जेल बिल्कुल में। ठीक है ना, तो मैं तभी आपसे ये बात अच्छा देखिए, बात यह है कि मियां साहब हो या कोई आम आदमी हो, दुनिया में 2 चीजों की ना जो मेरे नजदीक है सबसे ज्यादा अहमियत है। अच्छा, दौलत, माल, आना जाना, रोटी पानी, इसका इतना नहीं है। ठीक है। 2 चीजें बहुत अहम है, एक इंसान की आजादी और दूसरा इंसान की सेहत। सेहत, ठीक। अगर आपकी सेहत खराब है, आपको कैंसर है, आप कोमा में हैं, आप अरबपति भी हैं, तो यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ। बिल्कुल ऐसा है। और अगर आप अरबपति भी हैं और आप जेल में पड़े हुए हैं, तो आपसे वो आदमी बेटर है जो बाहर क्लिफ्टन के किनारे बैठ के सूटा मार रहा है। बिल्कुल सही है। उसके बाद सर उन्हें आटाने के लिए सिगरेट पी रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल वो ठीक। आपसे ज्यादा रिलैक्स्ड है और मजे में है, बिल्कुल ठीक सामने है। लहरों को आते जाते देख रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। तो बात यह कि मियां साहब जो रात को बाहर आ गए, तो एक रात बाहर गुजारना अपने बिस्तर पे, हाँ। वो भी करोड़ों की नेमत है। तो आपको बस ये रिलीफ ये दिखाई दे रहा नेमत है वही जानता है जो जिस- जेल में जिसको रह ये चुका मैसर है है। सर। ठीक है, तो आपको बस ये रिलीफ दिखाई देता है क्या? केसेस के ऊपर मियां साहब का अंदर होना या बाहर होना, नहीं इसका नहीं, ये कोई तो एक तो आपने पूछा ना, तो ये तो रिहाई का जो है सबसे बड़ा रिलीफ तो ये है। ठीक है। और पॉलिटिकली भी ये है कि देखें, बहरहाल इसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात व्हेन यू आर इन जेल आपको सिंपैथी वोट बहुत मिलता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बदले में क्या है कि जब आप बाहर होते हैं तो उसमें आप एज ए फिगर हेड सामने होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो उसमें खुद होने का फर्क ही और पड़ता है। ठीक। अब देखिए, जिस तरह बिलावल ने ट्रक के ऊपर चढ़ के और पूरे सिंध के दौरे किए, जी जी जी, तो उसकी वालदा जब शहीद हुई थी तो 35 सीटें मिली थी, बिल्कुल ठीक। इन दौरों से 45 हो गई। तो अगर मिसाल के तौर पे इस इलेक्शन से पहले मरियम नवाज जो है वो इसी आजाद तरीके होती से आजाद रहती और ट्रक के ऊपर कैंपेन बैठ अपनी के करती। बैठ के पूरे पंजाब का एक दौरा कर लेती, हाँ। तो अभी तो अगर मामला उनको कदम 90 मुख्तलिफ सीटें होते। मिली हैं, फिर 180 मिलती। लेकिन वो अगर ट्रक पे उस बैठती दिन तो याद फिर है ये ट्रक मामला पे होता। बैठती तो तो आपको फिर याद है, जी, हम उस बिल्कुल। रात को इकट्ठे ही थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने और ये कैसे बात कही। हमारे अंदाजे फिर गलत हो रहे थे, बिल्कुल सर, वो यकदम जो वो सूरत हाल जो है वो चेंज चेंज होती हो हुई गई हमें थी, दिखाई दे रही सिर्फ थी। इसलिए कि वो पिक्चर से हट गए थे ना। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं, ये कानूनी तौर पर तो हम ये बातें कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंस, जिस तरह आपको पता है ये आज बड़ी कयास रही हैं इस फैसले के हवाले से भी की जा रही हैं, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जनाब इमरान खान साहब, गो के हमारे ये पहले प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम है कि जब खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे कबल जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो आपकी भी बड़ी जानदार प्रेडिक्शंस होती थी और आप इस हवाले से बड़े अच्छे तबसरे और तजिए करते थे। मुझे बताइए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनकी सऊदी अरब की मौजूदगी को इस फैसले से जोड़ा जा रहा है, तो डू यू थिंक कि ये जोड़ना ठीक है? गो कि मैं कानूनी तौर पर चीजें आपसे जानना चाहता था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आज आपसे एनालिसिस पॉलिटिकल भी ले लिया है। नहीं, ये तो मुझे यकीन है कि वहां सऊदी अरब में उन्होंने नवाज शरीफ की रिहाई की दुआ तो नहीं की होगी जिसको आप समझे कि कबूल हो गई। बहरहाल नवाज शरीफ की दुआएं यहीं हो रही थी। बात यह कि देखिए, ये मामला था अदालत में। हमारे मुल्क में असल में हर चीज में ये आ जाता है कि वो जी बैकडोर डिप्लोमेसी हो गई है और उसमें आपस में कोई तावन हो गया है। बैकडोर डिप्लोमेसी होती नहीं है क्या? इस मुल्क में एनआरओ होते नहीं रहे क्या? इस मुल्क में अंडरस्टैंडिंग्स होती नहीं रही क्या? वहीं जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं
वहां उस मुल्क का इन्फ्लुएंस हमारे इस मुल्क पर नहीं उतरा, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान आज ये मैच हार चुका है जो कि भारत के खिलाफ खेल रहा था। तो आप भी परेशान हो गए होंगे मैं अफसोस के साथ क्या बात कह रहा हूं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ये पाकिस्तान जो है इसको वो मैच हार चुका है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चले जाते हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी से जोड़ लो। पाकिस्तान मैच हार चुका है जी। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सर जरा पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ जाने से पहले जरा इसके ऊपर कुछ बात करना पसंद कर लें। बिल्कुल। सर ये क्या होता है हमारे साथ, इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा के हम रखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, खास तौर पर जब पाक भारत टाकरा होता है बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे होते हैं और ये हम देखते हैं कि जी ये परफॉर्मेंस हो जाती है। इसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे आप? बस इसमें दो वजूहात भी हो जाती है कि बाज़ औक़ात जब आप नफ्सियाती तौर के ऊपर किसी चीज को अपने जहन पे तारी कर लें। ओ सर तो वो नफ्सियाती तौर पे क्यों नहीं तारी करते? भारतीय टीम सर पिछले मैच में एक दफा उन्होंने भी तारी किया था। बिल्कुल किया था। बेचारे बिल्कुल ही जीरो पे उड़ गए थे सारे और उनकी कौम ने बड़ी उनकी बेइज्जती की थी। बिल्कुल ठीक है, याद है। लेकिन अब इस दफा तो अभी ये सोशल मीडिया पे लोग बड़े अपसेट हैं क्योंकि ओपनर से लेके और आखिरी वाले तक और फिर बॉलर्स ने भी उनका साथ दिया। फेल होने में साथ दिया। अच्छा ठीक है। हरवाने में साथ दिया, यानी उनको जितवाने में। आप ये बोलते हैं इसमें हारने में टीम वर्क हुआ है? हारने में बहुत जबरदस्त टीम वर्क हुआ है। अच्छा, तो इसकी वजह से सोशल मीडिया ये अपना व्हाट्सएप खोले तो उसमें धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं कि ये फिक्स मैच था। अच्छा ठीक है। जाहिर है वो अवाम जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो इल्जामात भी लगेंगे और कुछ नहीं। और वैसे भी मैच पे तिजारत तो है। बिल्कुल ठीक है। अब आप सर देखें ना, इंटरनेशनल है। अब आप बड़ी राज की बातें नहीं करना चाहता। मैंने कहा फिर आप जो ना हकाइक बताना, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, लेकिन मैंने अपने पास से कुछ नहीं बोला। अभी आप जब ये कर रहे थे प्रोग्राम तो मैं व्हाट्सएप पढ़ रहा था जी, तो उसमें बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने लिखा हुआ है कि दिस वाज ए फिक्स्ड मैच। अब इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब कमिंग बैक टू वो इसलिए कहते हैं कि हर बंदा जिस तरह आउट हुआ है ना, तो वो यूं लग रहा है कि वॉलंटरीली आउट हुआ है जी। वो ये सरफराज विलिंगली आउट हुआ है। ये सरफराज ने भी अभी आज के इस मैच के बाद से ये बात की है कि जो विकेटें इनकी गिरी हैं वो बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल थे। हाँ। और ये बड़ी एक मायने की बात हो। वो जो इंडिया के गाने का मिसरा है ना, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तो हमने हार के अपना दिल उनकी जीत को अमर किया है। बिल्कुल ठीक है सर। अब उधर से कोई खड़ा होकर यही गाना गा रहा था। बस ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि सब आप जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। बिल्कुल ठीक है सर। कमिंग बैक टुवर्ड्स द मेन टॉपिक सर, ये आज की सिचुएशन हमारे सामने है पॉलिटिकली। अब अगर आज की इस पोजीशन से मैं रिलेट कर सकूं, अब जब तक ये रेफरेंसेस ज़ेरे समाअत होंगे, व्हाट डू यू थिंक? अब ज़िमनी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी ट्रक पे बैठने वाली सर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिलावल साहब बैठे, वो कैंपेनिंग उन्होंने की, उसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आना शुरू हो गए। अब बाकायदा तौर पर मियाँ साहब के लिए भी ओपन ग्राउंड सामने हैं, वो बाहर होंगे। खास तौर पर मरियम साहिबा जो है वो बहुत इफेक्टिव दिखाई देती हैं इस वक्त का पॉलिटिक्स के अंदर, और स्पेसिफिकली अगर पंजाब की पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, किस हद तक ज़िमनी इलेक्शंस पे अक्टूबर के अंदर इम्पैक्ट पड़ सकता है इनकी रिहाई का? सर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में बाप बेटी दोनों जो बड़े सिंबल हैं वो फिजिकली एब्सेंट थे। बिल्कुल ठीक। तो फिजिकल एब्सेंस का एक अपना इम्पैक्ट होता है। ठीक है कि बहुत सारी चीजें यानी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। ठीक। अब ये है कि जब ये खड़े होंगे और उन हलकों में जाके तकरीरें करेंगे तो वैसे ही जिस हलके में पार्टी लीडर चले जाए वो हल्का गर्म हो जाता है। ठीक है। और वो क्लाइंट, वो जो कैंडिडेट होता है वो जीरो से हीरो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तो ठीक है। अब अगर अपने इनकी मिसाल तौर पे 14 सीटें या 13 भी हैं और अगर ये मैनेज कर लेते हैं कि 13 हलकों में पहुंच जाएं और अपने उस हलके के कैंडिडेट को अपने साथ स्टेज पे बिठा के 5 मिनट की तकरीर तो आप बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं तो अपने वोटर्स के अंदर। उस कैंडिडेट का मतलब एकदम उसको बूस्टर मिल जाएगा। यानी अगर उसने 65,000 वोट लेने हैं तो वो 85 ले जाएगा। अब ये नहीं पता कि आगे वाला लाख ले जाए, लेकिन इस कैंडिडेट के अंदर जान पड़ जाएगी। ओके, ये इंसुलिन आ जाएगी। ओके ठीक है। अब जरा मुझे ये भी बता देगा, गो के पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मैंने आपसे ये सोचा था कि मैं 2 टॉक प्रोग्राम करूंगा तो एनालिसिस भी पॉलिटिकल आपसे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं। सर देखें, इस फैसले का जो 6 जुलाई वाला फैसला था उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा करंट इलेक्शंस पे, 2018 के इलेक्शंस पे,
और जिसके बाद हमने देखी सूरत हाल क्या हुई। तो डू थिंक कि आज के इस फैसले के बाद, यानी कि जो रिहाई मिली नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को और कैप्टन इम्तियाज सफदर को, ये उससे क्या रिलेट किया जा सकता है कि जी जो इनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा, इसका कोई मुदावा हो सकता है क्या? इस तरह के फैसलों के जो है वो इम्पैक्ट पड़ते हैं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, इसलिए कि जब वो सजा हुई तो जाहिर है उसमें पूरा जब जजमेंट सुनाया जाता है तो उसमें इनके खिलाफ वर्डिक्ट था, जिसको टीवी रेडियो सारे मीडिया ने ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट किया। उसमें भी इन्होंने एक पॉइंट निकाला था, इन्होंने कहा जी कि देखें जज ने कहा है कि करप्शन प्रूव नहीं हुई, जी जी जी, लेकिन एसेट्स जो है वो बियॉन्ड मींस हैं। सर लेकिन वो सवाल तो बाद में करते रहे ना ख्वाजा आरिफ साहब के, भाई आप एसेट्स बता दें। अच्छा, वो फिर बोलते थे कि अगर एसेट नहीं बता सकते तो आप आमदन बता दें। वो ये होता ना कि जराए आमदन से ज्यादा है, तो या तो आप जराए बताएं और आमदन क्या है। ये बड़ी सारी कंफ्यूजन सी चीज। अच्छा, अब क्या है कि अब ये चाहे टेंटेटिव असेसमेंट है चाहे इंटरम रिलीफ है, लेकिन अब आम आदमी को तो इतनी डीप चीजें नहीं पता होती वो ना। तो बोलेगा ना मियां साहब वो कहते हैं मियां साहब वापस आ गए, वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले बल्ले। तो शेर जो है वो दोबारा, पता है ना, आज केले वाला भी अपने केले फ्री में उसने बांटने शुरू कर वाह वाह वाह, जिसकी जो इस्तेताद है, ठीक है ना। तो अब वो ये है कि शेर पिंजरे से बाहर आ गया। बिल्कुल, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो ये इंप्रेशन चलेगा। और डू यू थिंक कि पॉलिटिकली इसके बहुत ज्यादा अब इम्पैक्ट्स पॉजिटिव तौर पर पड़ते हुए दिखाई देंगे नून लीग के लिए भी? सर बहुत ज्यादा तो आप इस तरह से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि दूसरी पार्टी भी फील्ड में है और वो भी सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ काउंटर कर रहे हैं। ठीक है। तो आजकल जैसे ना एक आती है चीज तो फौरन उसका काउंटर भी आ जाता है, काउंटर नैरेटिव उसका आ जाता है, काउंटर नैरेटिव आ जाता है। तो अब फिर असेसमेंट आदमी नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि इनकी तरफ से एक फुहारा खोल दिया गया। अब उधर से जो है जैसे भी उसको रोकें, ठीक है, वो फिर टाइम लगता है। सर प्रेशराइज्ड मामला तो नहीं होते, क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना जमहूरियत है, सब चलता है। अभी आपने बताया ना आधे घंटे की फिल्म बढ़ाने के लिए क्या कुछ मामला हो सकते हैं या हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो मैं बता रहा था, बात बीच में रह गई, क्रिकेट आ गया। हाँ। कि अदालतों में जो है ना, अदालतें प्रेशर नहीं लेती। यही मैं भी आपसे सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे। अभी आपने खुद कहा कि उस 6 जुलाई वाले एहतसाब अदालत के फैसले का भरपूर सियासी नुकसान पहुंचा मुस्लिम लीग नून को, और आज उस सजाओं के फैसले को मुअत्तल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो सर तो फिर सवाल उठेगा ना कि जी इतने बड़े इंपैक्ट उसके पॉलिटिकल पड़ गए उस फैसले के, तो अगर वो फैसले ही दुरुस्त नहीं तो बात ये ना कि अदालत लीस्ट बॉदर्स कि आपका नुकसान हो रहा है या आपका फायदा हो रहा है। एक अदालत जो है किसी बंदे के ऊपर कत्ल का जुर्म साबित है तो वो उसको सजाए मौत दे देती है। ठीक है। अदालत इज नॉट बॉर्डर्ड के ये जो जिसको हमने सजाए मौत दी है, इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी बेवा 24 साल की है, इसका क्या बनेगा। अदालत ने तो ये देखना है कि जो मर गया वो भी किसी का बेटा था। ठीक है। और अगर इस बंदे पे जुर्म साबित हो गया तो उन्होंने सजाए मौत अनाउंस कर देनी है। ठीक है। वो इन चीजों से फायदा, उनको कोई तल्लक नहीं है कि इससे नवाज शरीफ को नुकसान हो रहा है या इससे नवाज शरीफ आप बोल रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर, ये हमारी प्रोसीडिंग्स होती जो हमारा एविडेंस में लिखा होता है, हमारे 2 जज होते हैं, वो पढ़ के अपने तौर पे टेंटेटिव असेसमेंट करते हैं। जो उन्होंने दी है असेसमेंट अनबायस्ड होती है, उनका अपना माइंड होता है, उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है ना, कोई कर अगर वो इन्फ्लुएंस लेते हैं तो फिर वो जज ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। छोड़ देना चाहिए, काम ही छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे जज जो है वो बिल्कुल फेयर है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं जनाब उवैस तौहीद साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त देने जा रहे हैं। सर पॉलिटिकल इंपैक्ट्स की मैं बात कर रहा था, गो के बड़े उनकी जो कानूनी पेचीदगियां थी वो हमें समझाई जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब ने। आप क्या कहेंगे कि सर नून लीग को अब सियासी तौर पर आज के इस फैसले के बाद कुछ उनके लिए पॉजिटिविटीज आपको दिखाई दे रही है? सर देखिए, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की जो सेंटेंस को सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है, मेरे ख्याल में एक उनके सपोर्टर्स के लिए खुद के लिए एक इखलाकी और सियासी फतह वो इसको गर्दान रहे हैं और इसको मानेंगे। दूसरी जानिब ये उनके सपोर्टर्स और पूरे पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगी। मेरी जाती राय के अंदर ये आरजी रिलीफ है। और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो मुअत्तल किए हैं सजाएं,
लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल होगा। मौजूदा इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत है और मुस्तकबिल में भी होगा। अगर मरियम नवाज साहिबा को एक्यूट हो जाती हैं एवनफील्ड प्रॉपर्टीज केस के अंदर, क्योंकि अभी तो दोनों बाप और बेटी को फेस करने हैं मुकदमा। जी बिल्कुल। अगर वो हो जाती है तो वो दो मुकदमात नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो हैं, वो उसमें मुल्जिम है, लेकिन मरियम नहीं है। बिल्कुल। और जो मुस्तकबिल है नवाज शरीफ या शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स का या उनकी डायनेस्टी का, वो मरियम है। बिल्कुल। तो मरियम जो है वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एक अपना नैरेटिव जो है बाप के साथ लेके टो कर रही थी, उसको पुश कर रही थी। मेरे ख्याल में अगर वो इसकी मुस्तकबिल में वो सरबराह होती हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी तो 9 घंटे के अंदर भी एयरपोर्ट ना पहुंच सकी, बिल्कुल ना वो इस काबिल ही नहीं कि वो पार्टी की सरबराही करें, और इस वजह से वो मिजरेबली ही फेल्ड टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे ख्याल में अब जब मरियम नवाज साहिबा अगर होंगी तो फिर फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर हम एक नए खदोखाल के साथ PMLN को देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। जो 11 बाई इलेक्शंस की सीटें हैं उसके ऊपर उनके पार्टी लीडर्स जो हैं वो खुशी मना रहे हैं। जाहिर बात है उनकी जो फोकस है वो उस पर होगा कि उसमें से ज्यादा सीटें उनको हासिल हों, और एक फ्रेजाइल जो कोalition है इमरान खान का, उसको एक झटका देने की कोशिश करें। लेकिन सही झटका तो उसी वक्त हो सकता है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस मजबूरियों में घिरी हुई है, समझौतों में घिरी हुई है, वो उनके साथ मिल जाए। तो अगर नवाज शरीफ साहब सरफेस पे बहुत अरसे तक रहते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि ये PMLN और PPP का जो गठजोड़ है वो इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं लगता इस वक्त कि वो होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो PMLN का नैरेटिव है, बयानिया है एंटी एस्टैब्लिशमेंट या जो एंटी जुडिशरी था, उसको वो तकनीक मिलेगी उनके हिसाब से, और वो इसको जो इंटरप्रेट करेंगे वो ये करेंगे कि देखें हमने जो कहा था हमारे खिलाफ साजिशों का जाल बुना जा रहा है यूनिटी एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के नेक्सस से। और दूसरी तरफ फिर अगर इसको दूसरे दावी से देखें तो अगर इन्होंने इसी सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाया बाप और बेटी ने, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि इदारे ही ने, अदलिया ही ने उनको ये रिलीफ दिया है। तो ये सिर्फ कहना कि नैब का केस जो है वो बहुत कमजोर था, इनकॉम्पिटेंट थे, तो यही नहीं है। इस पूरे केस की सेहत पे सवाल उठे हैं, और इदारों की जो इम्पार्शियलिटी है, न्यूट्रलिटी है, उस पर भी सवाल उठे हैं। क्योंकि यकदम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको सजा को मुअत्तल किया, तो मुस्तकबिल का सफर जो है वो उसमें कई चैलेंजेस होंगे PMLN की पॉलिटिक्स और शरीफ की पॉलिटिक्स, लेकिन आर्जी तौर पर उन्हें एक रिलीफ मिला है और एक तरह से ऑक्सीजन। ठीक, वैसे मुझे बड़े सवाल करने थे और आपकी इन बातों से कई सवाल थे, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से नहीं कर पा रहे। किसी और नशिस्त में मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर खालिद साहब, मैं जरा इसको चाहूंगा कि सम अप अच्छी तरह से करें। आप तो सर बड़ी अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि जी कोई जो है वो दबाव हमारी अदलिया ना कबूल करती है, ना कोई अदलिया को जेर दबाव ला सकता है। अभी आपने बातें सुनी होंगी, मैं अब आपकी बात पे यकीन करूं या मैं उनके एनालिसिस पे यकीन करूं जो कि वैसा फरमा रहे थे, वो भी गलत नहीं कह रहे। वो ये बार बार कह रहे हैं कि मरियम साहबा एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव रखती हैं। तो सर एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव का कोर्ट के डिसीजन से क्या ताल्लुक? कोर्ट की तरफ से अगर रिलीफ मिला, मैं साथ साथ नहीं, वो ये रिलेट करना चाह रहे थे। वो साथ साथ उन्होंने जिस तरह से कहा ना कि जी फैसले के बाद उसके सियासी जो नुकसानात हुए वो उन्होंने सामने रखे, फिर उसके बाद मजीद सवाल उठा रहे थे। तो देखिए ये सवाल तो उठेंगे ना कि जी ये फैसले जो आते हैं पॉलिटिकल, उसके जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, डोंट यू थिंक कि उसके पीछे भी डिपेंड करता है। देखें पॉलिटिशियंस के नैरेटिव्स ना वक्त के साथ साथ बड़े बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि अब वो जेल जाने से पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी। जी कोई पता नहीं कि वो जो उम्रा करके आ गई हैं तो अब प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, ठीक है, या न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। क्योंकि उनकी बात आपने नोट की कि जिस जुडिशरी के खिलाफ वो बातें करते थे, उसी जुडिशरी ने उनको रिलीफ दिया है, और आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो भी यही जुडिशरी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इनकी जो इनिंग है यहां खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। ट्रायल कोर्ट
हाई कोर्ट देन सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट, बिल्कुल तो ठीक। दोनों के लिए खुला है, नैब के लिए भी और इनके इनके लिए लिए भी खुला हुआ है। देखिए ये हार जाते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल वो हार जाते हैं तो वो जाएंगे। और अभी आपने बताया कि शायद ये Already। इंटरम रिलीफ के खिलाफ भी नैब जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो खैर गलत जा रही है, लेकिन जाने दें। ठीक है उनके पास ख्वाजा साहब पैसे बहुत है। ठीक है ख्वाजा साहब, जो जी डैम फंड में भी बहुत पैसे चाहिए, आपको पता है ना, 1400 अरब रुपए सर, वो खैर चंदा करके इंशाल्लाह मिल जाएंगे, इंशाल्लाह हम जरूर बल्कि बनवाएंगे। हम सपोर्ट करते हैं चीफ जस्टिस साहब की इस एफर्ट्स को। वेरी गुड, और बहुत अच्छी बात है, बीइंग पाकिस्तानी हमें सपोर्ट भी करना हर चाहिए आदमी सर। को करना चाहिए। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। किसी और नशिस्त में इस तफसीली फैसले के ऊपर भी इंशाल्लाह जरूर बहस करेंगे, और खासतौर पर जिसके पॉलिटिकल इंपैक्ट्स पड़ेंगे उनके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।